आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। ठीक, तो अब हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। देखो, हम लोग अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत आज हम लोग डे 37 को कवर करके डे 38 पर आ चुके हैं। ठीक है, इसके तहत मैंने आप लोगों को पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाई है और एंशियंट हिस्ट्री का लगभग 1/3 पार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब आने वाले एक हफ्ते में मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसको कवर करवा लिया जाए। लेकिन इससे पहले अब मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत आप लोगों को डेली बेसिस पर थीम वाइज यूपीएससी का सिलेबस कवर करवाया जाता है। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, और आप लोगों को डेली बेसिस पर एक मैप लोकेशन और करंट अफेयर्स का टॉपिक भी दिया जाता है, जिससे आप लोग समय के साथ उनको भी पीछे न छोड़ें और उसकी भी तैयारी करते रहें और आप लोगों की तैयारी को स्मूथली चलाया जाता है। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें देने की कोशिश की जाती है और अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश की जाती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ भी आती होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, आज का मेरा मैप लोकेशन क्या है। आज आप लोग मैप लोकेशन में सुएज कैनाल को देख लेना। ठीक है, सुएज कैनाल को देखोगे। ठीक, और उसके बाद आप लोग करंट अफेयर्स में आज आप लोगों का काम है कि सारी रामसर साइट को पढ़ोगे। ठीक है, और उसको कवर करोगे। उसके बाद प्लस रामसर के बारे में पढ़ोगे कि रामसर साइट कैसी बनी। ठीक है, और ये किस लिए बनी, इसकी उपयोगिता क्या है। और उसके बाद आप लोग एक टॉपिक और है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, मुझे पता है कि आज टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर कवर करने वाले हैं, पर प्रीलिम्स भी पास में आ रहा है तो आप लोग उसको भी समझिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा साथ में मेहनत करके प्रीलिम्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आज के टॉपिक पर अपने कवर करते हैं। देखिए, वैदिक काल में मैंने आप लोगों को ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था। ठीक, ऋग्वैदिक काल के बाद अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में मतलब उसी का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मैंने ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या बताया था। ठीक है, तो बता दीजिए। देखो, अब उसकी शुरुआत कैसे होती है। 1000 ईसा पूर्व के बाद जो जंगलों को साफ करने के लिए लोहे के औजारों का प्रयोग अधिक होने लगा। ऋग्वैदिक काल में लोहा इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि उसका यूज़ अधिक होने लगता है। ठीक है, क्योंकि अब लोग पहले सिंधु घाटी, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल, क्योंकि आज जब आर्य आए तो सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक काल की बस्तियाँ यहाँ थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अब गंगा का मैदान भी इन लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो अब गंगा के मैदान में इन लोगों को काम ज़्यादा करना था, एरिया बहुत साफ था, तो अब लोहे के औजारों का कृषि विषि करने के लिए हर एक चीज़ में उपयोग इन लोगों का ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसी बेसिस पर बताया गया है। अब वैदिक ग्रंथों ने भारत को तीन भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करने का मतलब था, पहला आर्यवर्त को उत्तरी भारत का एरिया बोला गया। मतलब ये यहाँ से मान लो कि यहाँ से उत्तरी भारत का एरिया है और वो आर्यवर्त है। उसके बाद मध्य देश, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ठीक है, वो मिडिल इंडिया है और उसको मध्य भारत बोला जाता था। ठीक है, फिर ये इतना पार्ट दक्षिणापथ का आ जाता है। ठीक, यानी कि दक्षिण भारत को ही दक्षिणापथ बोलते थे और उसको दक्षिणी भारत बोलते थे। ठीक है, तो ये 3 डिवाइडेशन इंडिया के याद रखना। अब उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो राजा की शक्ति में अब वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, ऋग वैदिक काल में राजा इंट्रोड्यूस हो गया था, मतलब वो अपना इस टाइम मुकुट उकुट नहीं पहनता था, लोगों के बीच ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति बनकर रहता था। ठीक है, और राजा इतना मतलब कोई बड़े भारी काम नहीं करते थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब पूरा बाकायदा मुकुट पहनकर, ठीक है, और राजा जैसा बिहेवियर करके राजा उत्तर वैदिक काल में हो गया था, उसकी शक्तियाँ बढ़ा दी गई थी। ठीक है, मुकुटधारी पूर्ण शक्ति वाला राजा इंट्रोड्यूस किया गया था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब कई जनों को मिलाकर जनपद बना था उत्तर वैदिक काल में, अगर सामाजिक व्यवस्था देखा जाए, और उसका निर्माण किया गया था। जनपद, विश्व, ग्राम और कुल, इन सबको मिला दोगे तो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दोनों की सामाजिक स्थिति का डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऋग वैदिक काल में जन था। ठीक है, जन के
जन से बड़ा क्या था, विश्व था, विश्व से बड़ा ग्राम था, और ग्राम से बड़ा कुल था। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। वैसे तो कुल एक परिवार है। ठीक है, उसके बाद कुल के बाद क्या है, ग्राम है। ठीक है, फिर ग्राम के बाद विश्व है। ठीक, विश्व के बाद क्या है, जनपद है। इतना याद रखोगे। ठीक, यानी कि कुल एक छोटा सा परिवार, परिवार से मिलकर बना ग्राम, ग्रामों के समूह से मिलकर बना विश्व, और विश्व से मिलकर बना जनपद। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद जनपद उत्तर वैदिक काल की एक यूनिट है, किसकी, समाज की। ठीक है, तो अब हम लोग, आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आया है तो स्टॉप, पहले रुक जाइए। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है, ठीक है, और आगे पढ़ाई हुई चीज़ें याद रहती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और डेली बेसिस पर मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स इंस्टीट्यूट के तहत। उसके बाद, और हाँ, जितने लोग वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, जिससे चैनल और बढ़े और आगे वाले बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, चलिए फिर से कंटिन्यू करेंगे। फिर देखिए, अब उत्तर वैदिक काल में 3 यज्ञ होते थे। पहला राजसूय यज्ञ। ठीक, राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि उत्तराधिकार के दौरान संप्रभुता जो थी, संप्रभुता स्थापित करने का ये यज्ञ समारोह था, है ना। तो ये राजसूय यज्ञ की बात कही गई। फिर अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो था वो राजा की जीत का प्रतीक होता था, यानी कि घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें राजा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अनुष्ठान और बलिदान करते थे अश्वमेध यज्ञ में, घोड़े का। ठीक, फिर वाजपेयी यज्ञ एक तीसरा यज्ञ था, राजा की शक्ति और कौशल का प्रदर्शन, यानी कि रथ दौड़ होता था। इन तीनों यज्ञ को और उनके बारे में क्रम वाइज याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अब आर्थिक व्यवस्था देखी जाए तो कृषि आधारित थी। ठीक, कृषि में लोहे के औजारों का उपयोग करके उर्वरकों का ज्ञान लिया जाता था। मुख्य व्यवसाय तो कृषि ही था। ठीक, उसके अतिरिक्त क्या था, व्यापार विस्तार उस टाइम हो रहा था, जिसमें व्यापारी वर्ग था, और व्यापारी वर्ग जो था वो वैश्य समुदाय था, याद रखोगे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो होते हैं, 4 आप लोगों को समाज के वर्ण बताए थे, जिसमें तीसरी यूनिट जो थी वो वैश्य की, वो व्यापारी वर्ग की थी। तो इतना याद रखोगे। अब सामाजिक जीवन इनका कैसा था, तो पितृसत्ता थी वो मजबूत हो गई थी अब, है ना। उसके बाद आम जनता के बीच एक पत्नी प्रथा थी। ठीक, केवल राजघरानों में ही बहु विवाह होते थे। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था को मजबूती से स्थापित कर लिया गया था। सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले ऋग्वैदिक काल में देखा है कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कुप्रथाएं आ चुकी थी। ठीक है, उसके बाद बहुविवाह का भी प्रचलन हो गया था। ठीक, महिला और पुरुष दोनों में। तो इतना आप लोग याद रख सकते हो। फिर अगर हम लोग धर्म की बात करें तो नए देवता प्रमुख हो गए थे अब। ठीक है, यानी कि वहाँ पर ऋग्वैदिक काल में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ प्रकृति की ही पूजा की जाती थी, जैसे अग्नि, वायु, इंद्र, इन सब की पूजा की जाती थी। वो लोग मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर नए देवता इंट्रोड्यूस हो गए थे, जिसमें प्रजापति, विष्णु, रुद्र, ये सब आ चुके थे। ठीक, प्रजापति को विश्व का निर्माता माना जाता था, विष्णु को विश्व का रक्षक माना जाता था, रुद्र को विश्व का विनाशक माना जाता था। ठीक, प्रार्थना का महत्व अब कम हो गया था, बलिदान की प्रधानता बढ़ गई थी। ठीक, इस कारण पुरोहितों का कार्य एक पेशा बन गया था। ठीक, यानी कि ब्राह्मण अब सर्वोपरि हो गए थे, है ना। तो ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। ठीक, तो इतना आप लोग याद रख सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। तो अब देखिए, मैंने आप लोगों को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ाया, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे मैं ऋग लिखे दे रही हूँ और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल लिखे दे रही हूँ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट, अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो देखो, जो ऋग्वैदिक के लोग थे वो, जैसे कि ये इंडिया है। ठीक है, वैसे तो मेरी ड्राइंग अच्छी है पर इसमें बन ही नहीं रहा है। 1 मिनट में बनाती हूँ। देखो, जैसे कि 1 मिनट।
चलो बस इतना बहुत है समझाने के लिए। देखो जैसे कि ये इंडिया है, ठीक, तो ऋग वैदिक काल के लोग जब पहले आर्य शुरू में आए तो वो इस एरिया में है, ठीक, यानी कि उनको सप्त सिंधु बोला जाता था, यानी कि मानचित्र, यानी कि वो लघु बस्ती बनाकर सिंधु नदी के आसपास रहते थे, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में अगर यही इंडिया का मैप हम लोग बनाएं तो उत्तर वैदिक काल में अब लोग आते 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 इंडिया में ही आगे बढ़ गए और गंगा सिंधु के मैदान पर रहने लगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस मैप के माध्यम से इतना समझ में आ चुका है। तो आप लोगों को उन लोगों की लोकेशन इंडिया में पता चल गई कि वो लोग कहाँ पर रहते थे। तो ये पहला पॉइंट क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, भौगोलिक स्थिति का। फिर अगर हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करें व्यवसाय और अर्थव्यवस्था में, तो ऋग वैदिक काल प्रमुख रूप से पशुओं पर आधारित है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। यानी कि प्रमुख वो लोग चारवाहे थे और जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे वो इतना ज़्यादा अमीर और इकोनॉमिकली, ठीक, इकोनॉमिकली स्ट्रांग माना जाता था, ठीक। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या था कि अब लोग किसान, कृषि तो थी, ठीक, लेकिन व्यापारी वर्ग भी इंट्रोड्यूस हो गया था, बैल हल चावल ये सब भी चीज़ें ये सब करने लगे थे, ठीक। अब अगर हम लोग तीसरी बात देखें, राजनीतिक संरचना की बात करें, तो ऋग वैदिक काल में क्या था, कुल, ठीक, फिर कुल के बाद क्या था, ग्राम, फिर जन, ठीक, इतना था। लेकिन अब यहाँ पर जनपद आ गया था, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल पे इतना याद रखोगे। फिर अगर हम लोग सामाजिक संरचना की बात करें, ठीक है, तो सामाजिक संरचना में अब यहाँ पर जो राजा था, राजा की बात कर लेते हैं। जो राजा था ऋग वैदिक काल में वो नॉर्मल था, है ना। यहाँ पर पूर्ण सत्ताधारी, शक्तिधारी, मुकुटधारी हो गया था, ठीक। सभा और समिति खुली सभा थी यहाँ पर ऋग वैदिक काल में, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण शक्ति वाला मुकुटधारी राजा था, ठीक। उसके बाद अगर पांचवा हम लोग देखें महिलाओं की स्थिति, तो ऋग वैदिक काल में महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी, ठीक, महिलाएं यज्ञ में भाग लेती थी, पढ़ती थी। ऋग वैदिक काल में आप लोगों ने किसका नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में आप लोग घोषा, है ना, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, ठीक, रोमसा, इन सब महिलाओं के नाम याद रख सकते हो, ठीक है। घोषा तो ऋग्वेद के 2 सूक्तों की रचयिता है, मतलब घोषा ने ऋग्वेद में 2 सूक्तों की रचना की थी। लोपामुद्रा ने अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा, इन्होंने ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना की थी, ठीक। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल में याद रखें तो गार्गी का नाम याद रखना, ठीक है। तो गार्गी जो है वो उत्तर वैदिक काल से हैं, ठीक है। सुलभा, कात्यायनी, मैत्रेयी ये सब उत्तर वैदिक काल से हैं, ठीक। तो आई होप अब आप लोगों को ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की चीज़ें समझ में आ गई हैं। धर्म और देवता की बात करें तो छठा नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर प्रकृति मेन थी और उससे रिलेटेड देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, और उस तरह के भगवान भी आ गए थे, ठीक। फिर कर व्यवस्था में यहाँ पर ऋग वैदिक काल में स्वैच्छिक उपहार था, ठीक, स्वैच्छिक उपहार दिया जाता था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में कर में बलि, शुल्क ये सब इंट्रोड्यूस हो गया था। धातु यहाँ पर तांबा और लोहे के हथियार, तांबा ज़्यादा था, लोहे के हथियार कम थे, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने लगा, ठीक। और यज्ञ अनुष्ठान की बात करें तो यहाँ पर अगर ऋग वैदिक काल में बात करें तो यज्ञ में भागीदारी, पशुपालन और अनुष्ठान किया जाता था। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आप लोगों को 3 प्रमुख यज्ञ पता चल ही गए होंगे, ठीक है। और पुरोहितों का योगदान भी बढ़ गया था, ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आई होप अब आप लोगों को इन दोनों से लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो अब हम लोग महाजनपद काल को, आगे का टॉपिक है महाजनपद काल और उसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो महाजनपद काल में पहला काल कुरु है, ठीक, मतलब पहला महाजनपद कुरु है। कुरु ऋग्वैदिक जनजातीय राज्य है, ठीक है, जिसमें पुरु प्लस भारत, ठीक। तो ये कुरु मिलकर बना है। प्रमुख शासक इसके परीक्षित हैं और जन्मेजय हैं, ठीक है। फिर वत्स अवंती राज्य, वत्स जो है वो अवंती राज्य की वत्स की राजधानी अवंती है, सॉरी, अवंती के जो थे वो अंग और मगध के साथ वैवाहिक संबंध है। पहले मैं आप लोगों को महाजनपद ही देखो, पहला क्या आता है, जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही बता रहे हैं। पहला मगध है, ठीक है। तो मगध की राजधानी क्या है, राजगृह है, ठीक है। राजगृह या पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में है मगध, ठीक। फिर अंग आता है, ठीक, अंग की राजधानी चंपा है, ठीक है। उसके बाद काशी, तो काशी की राजधानी वाराणसी है, ये इतना जानते ही होगे, ठीक है। फिर कौशल आता है,
कौशल की राजधानी श्रावस्ती यानी कि साकेत है, उत्तर प्रदेश में ये भी है। ठीक, फिर वज्जी आती है, वज्जी। ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली है। ठीक है, फिर मल्ल, मल्ल जो है वो कुशीनगर में है। फिर चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती है, चेदी, तो चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद वत्स, वत्स की राजधानी जो है वो कौशाम्बी है, मुझे अवंती लग रहा था। ठीक है, कौशाम्बी है। फिर कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इतना याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही सफिशियंट है। ठीक, बाकी आप लोग इसमें देख सकते हो ये कंबोज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो लोकेशंस लिखी हैं वो राज्य वाइज नहीं लिखी हैं, तो आप लोग इतना ध्यान रखोगे। ठीक, फिर चेदी, ये वत्स है। ठीक है, ये शिशुनारा है, ये मत्स्य है, ये अवंती है। ठीक, ये कौशल है बिहार के आसपास। ठीक, मल्ल याद रखोगे, वज्जी। ठीक, मगध, अंग, काशी। ठीक है, पंचला, कुरु, आशका, ये सब इतने याद रख सकते हो। ठीक है, खैर देखो, वत्स हम लोगों ने पढ़ा। वत्स जो है अवंती और अंग और मगध के साथ वैवाहिक संबंध थे इसके। प्रमुख शासक इसमें वत्स के उदयन थे। उदयन की मृत्यु के बाद अवंती को मगध में शामिल कर लिया गया था। फिर अवंती के प्रमुख शासक प्रद्योत थे। इसके शासन काल के बाद मगध शासकों ने इसे अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, फिर कौशल, कौशल के प्रमुख शासक प्रसेनजीत हैं और मगध के साथ वैवाहिक संबंध इसके थे। प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद मगध का हिस्सा इसे कौशल को बना लिया गया था और मगध में ही इसे मिला लिया गया था। ठीक है, फिर इसकी प्रकृति में इसे कुछ भौगोलिक और सामरिक लाभों से उत्पन्न किया गया था। शक्तिशाली और समृद्ध बनाया गया था। बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान मगध की समृद्धि अपने चरम पर पहुंची थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना। ठीक है, देखो इन 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मगध को ही रिलेट करके सबसे पढ़ा जाता है, क्योंकि एक टाइम पर मगध का विस्तार इतना हुआ था कि ये 16 महाजनपदों में कुछ ही शायद बचे होंगे जो मगध के बाहर थे, बाकी सब मगध के अंदर ही मिला लिए गए थे। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग अपने PYQ और MCQ की प्रैक्टिस पर आते हैं। ठीक है, तो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से है उसको देखते जाओ। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? तो क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा, हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है। चौथा, हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी थे। और पांचवा, छत्रवाला यानी कि ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक, हड़प्पन वॉज executed in 1921. ठीक है, प्रेजेंटली हड़प्पा इज इन पाकिस्तान। हड़प्पा was on the banks of the ब्यास रिवर। ठीक है, हड़प्पा executed RD बनर्जी। द कॉपर कैरेट विथ अम्ब्रेला हैज बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पन। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 and 2, 1, 2 और 4, या फिर स्टेटमेंट 3 है 2 और 5, या फिर ऑल। ठीक है, मतलब 1, 2, 3 और 4। तो आप लोगों को स्टेटमेंट देकर पता चल गया होगा कि कौन सा सही है। तो 1 and 2 इज़ करेक्ट, क्योंकि 2 ही सही हैं। बाकी मैंने आप लोगों को व्यास बताया था, व्यास नदी के किनारे नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, बाकी हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी नहीं है, रखालदास बनर्जी हैं, आप लोग इतना याद रखोगे। फिर छत्रवाला ताम्र हड़प्पा से मिला है। ठीक, ये भी गलत है, क्योंकि प्रसिद्ध तांबे का रथ जो है वो महाराष्ट्र के दैमाबाद से मिला था, ना कि हड़प्पा से। तो इतना बात याद रख सकते हो, क्योंकि हड़प्पा एक लोकेशन है ना, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, लेकिन हड़प्पा की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, और जो ये रथ मिला है छात्र रथ तांबे का, वो महाराष्ट्र के दैमाबाद से मिला है। दैमाबाद भी एक हड़प्पा से रिलेटेड लोकेशन है, लेकिन वो इंडिया में है। ठीक, तो आई होप अब आप लोगों को इस स्टेटमेंट से क्लियर, मतलब कोई क्यूरीज नहीं रह गई होंगी। फिर अब क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है चन्हूदड़ो, फिर कोटदीजी, फिर साहगौरा, फिर देसलपुर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट्स? पहला चन्हूदड़ो, फिर कोटदीजी, फिर साहगौरा, फिर देसलपुर। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस आप लोगों को दिख ही गया होगा, मैं छुपाना भूल ही गई थी। ठीक है, तो साहगौरा आप लोगों को दिख गया होगा। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे।
चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। स्टेटमेंट 2 है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। असर्शंस क्या है, द टाउन ऑफ द मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन आर एक्सटिंक्ट नाउ। रीजन, दे अपीयर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये हो ही नहीं रहा है मुझसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन अबव कंटेक्स्ट, क्या है, 1 और 2 दोनों सही हैं और उसका स्पष्टीकरण है। ठीक है, उसके बाद ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर उसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, फिर ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। अब आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ए सही है। ठीक, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक, यानी कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। सत्यता क्या है, यही कथन सही है क्योंकि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के ये 2 प्रमुख शहर अब अस्तित्व में नहीं है, वे सदियों पहले नष्ट और दफन हो गए थे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम लोगों ने लगभग 20-25 मिनट में बहुत सारा सब कुछ सीख लिया है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक, आप लोगों को कुछ भी अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट महसूस हुई हो, कुछ प्रोडक्टिविटी दिखी हो, ठीक, और आप लोगों का मेरे साथ आप लोगों को जुड़ाव महसूस हो रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब की फैमिली को बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जितने लोग देख रहे हैं अगर उतने लोग लाइक करोगे तो हमारी वीडियो को पुश मिलेगा। ठीक, और आप जैसे बहुत सारे बच्चों को इस इनिशिएटिव के तहत जुड़ने का मौका मिलेगा जो बिना गाइडेंस के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, याद रखना अपनी तैयारी करते रहना अच्छी पूरे दिन की। ठीक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।